हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल आनंद और आज इंस्पायर क्लासेस की तरफ से मैं आपका एक सेशन लेने वाला हूं ऑन द टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स ज्यादातर स्टूडेंट्स को काफी ट्रिकी लगती है एंड ट्रिकी इसलिए लगती है क्योंकि समटाइम्स उन्हें लगता है कि वो कितना भी पढ़ लें बट उनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। तो एग्जाम में मार्क्स ना आने का रीजन उनका कंटेंट हो सकता है, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है और समटाइम्स उनके कंसेप्ट हो सकते हैं। तो आज के इस वन शॉट रिवीजन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिल्कुल बेस से समझा पाऊं। सारे कंसेप्ट्स को हम लोग बहुत ही क्रिस्प बट डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे सो दैट हमारा एग्जामिनेशन पोर्शन भी कवर हो जाए और हमारा ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। देखिए, जब भी हम लोग सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 11th में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं बेटा जी, तो सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि ये कंज्यूमर होता कौन है। आमतौर पे कंज्यूमर एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, बट कई जगह पे कंज्यूमर एक ऐसे इंसान को भी कहा जाता है जो मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है। बट जब हम इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है या फिर कहीं से गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करता है, कंज्यूम करता है ताकि उसे सैटिस्फैक्शन मिल सके। तो वी कैन सिंपली से कि कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। इस रीजन से कंज्यूम करता है कि उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद उसको सैटिस्फैक्शन मिलेगा। यानी कि एक इंसान मार्केट से अलग अलग तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करता है और उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल इस इंटेंशन के साथ करता है कि उसको उस प्रोडक्ट के यूज करने की वजह से कुछ सैटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर वो सैटिस्फैक्शन की एक्सपेक्टेशन के साथ प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो ऐसे इंसान को कंज्यूमर कहा जाता है। तो वी कैन सिंपली से कि कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने सैटिस्फैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पेन को कंज्यूम कर रहा हूं। कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं है मैं इसे खा रहा हूं। कंज्यूम करने का मतलब है मैं इसे यूज कर रहा हूं, इसको यूटिलाइज कर रहा हूं। क्यों यूटिलाइज कर रहा हूं? ताकि मैं अपनी वांट्स को पूरा कर सकूं। मेरी वांट क्या है? आपको पढ़ाना। तो अगर ये प्रोडक्ट मेरी वांट को पूरा करने में हेल्प कर रहा है, मैं इसका यूज अपनी वांट को पूरा करने के लिए करता हूं, तो हम इस प्रोसेस को कंजम्पशन कहेंगे और मुझे एज अ पर्सन कंज्यूमर कहा जाएगा। तो ध्यान क्या रखेंगे, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग कंजम्पशन बोलेंगे और मुझे एज अ पर्सन कंज्यूमर कहा जाएगा। तो मैं एक कंज्यूमर हूं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता हूं। जो ये प्रोसेस होती है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने की, इस प्रोसेस को कंजम्पशन कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि कोई भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम क्यों करेगा? कोई तो रीजन होना चाहिए, कोई मोटिवेशन होना चाहिए। वो मोटिवेशन फैक्टर होता है सैटिस्फैक्शन। यानी कि किसी भी तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, दैट इंपॉर्टेंट रीजन इज सैटिस्फैक्शन। यानी कि हम किसी भी तरह के गुड्स या सर्विस को इसीलिए कंज्यूम करते हैं कि हमें उससे सैटिस्फैक्शन मिलता है। अगर सैटिस्फैक्शन मिलेगा तो हम कंजम्पशन करेंगे, अगर हमें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो हम उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो वी कैन सिंपली से कि कोई भी कंज्यूमर अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द सैटिस्फैक्शन। और सैटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में एक नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी। जी हां बच्चा लोग, इसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है द सैटिस्फैक्शन दैट वी गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड और अ सर्विस। हमने मार्केट से कोई भी सामान को खरीदा या हमको कोई भी सामान किसी ने दिया, हमने उस सामान को कंज्यूम करा। कंज्यूम करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन हमको मिला, उस सैटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूटिलिटी का मतलब जो सैटिस्फैक्शन आपको गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के बाद मिला। या फिर हम लोग इसे यह भी कह सकते हैं दैट वांट satisfying par
ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर आपके पास कोई कॉमोडिटी है तो उस कॉमोडिटी के अंदर एक पावर है, एक कैपेसिटी है, एक क्वालिटी है कि वो आपकी वांट को सैटिस्फाई कर सकती है। तो किसी भी कॉमोडिटी की वो पावर जिससे वो किसी की वांट को सैटिस्फाई कर सकती है, उस पावर को भी हम लोग यूटिलिटी कह सकते हैं। तो यूटिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द सैटिस्फैक्शन जो आपको मिला, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट की वो पावर है जिससे ह्यूमन वांट्स को सैटिस्फाई करा जा सकता है। एग्जाम्पल, सपोज करते हैं आपको प्यास लगी है और एक ग्लास में थोड़ा सा वाटर है। तो अब इस वाटर की पावर क्या है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस वाटर? इस वाटर की शक्ति क्या है? इस वाटर की शक्ति यह है कि यह आपकी प्यास को बुझा सकती है। यानी कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप ये पानी पीकर अपनी थर्स्ट को सैटिस्फाई कर सकते हो। यानी कि ये जो पावर है जिसकी वजह से आपकी थर्स्ट सैटिस्फाई होती है, इस पावर को भी हम यूटिलिटी कह सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स में आप क्या बोलोगे? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है ताकि सैटिस्फैक्शन मिले। यूटिलिटी वो सैटिस्फैक्शन है जो कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद मिलती है। और अब यूटिलिटी को लेकर यहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए। द पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। जब मैं कहता हूं यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, तो साइकोलॉजी वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्या है साइकोलॉजी? साइकोलॉजी हियर मींस द स्टेट ऑफ माइंड। यूटिलिटी एक ऐसा फिनोमिना है जो आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी कोई आपसे पूछता है आज बहुत खुश लग रहे हो तुम, बहुत खुश लग रहे हो। स्टेट ऑफ माइंड है, खुश हो, तुम्हारा माइंड तुमसे कह रहा है तुम खुश हो। आज बहुत दुखी लग रहे हो तुम, तुम्हारा माइंड तुमसे कह रहा है दैट यू आर सैड। यानी कि स्टेट ऑफ माइंड है, साइकोलॉजिकल, इट्स ऑल अबाउट द मेंटल गेम। यानी कि कोई भी पर्सन यूटिलिटी को डिराइव कर रहा है, सैटिस्फाई हो रहा है, ये बात उसका ब्रेन उसको इंस्ट्रक्ट करता है। दैट्स व्हाई वी से कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। पॉइंट नंबर 2, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। अब जब मैं कहता हूं ना सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव का मतलब यहां पे क्या होता है? सब्जेक्टिव का मतलब होता है वैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मतलब एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में सैटिस्फैक्शन डिफरेंशिएटेड होगा। एग्जाम्पल, एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास मैंने पिया, एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास आपने पिया। हो सकता है मुझे ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिले, आपको कम सैटिस्फैक्शन मिले। हो सकता है आपको ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिले, मुझे कम सैटिस्फैक्शन मिले। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सेम प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को अलग अलग सैटिस्फैक्शन देता है। किसी को ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है और किसी को कम सैटिस्फैक्शन मिलता है। अब सपोज करते हैं आप 5 साल के एक छोटे बच्चे हो, आपने किंडर जॉय खाया, आपको बहुत सारा सैटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं 30 इयर्स का एक इंसान हूं, मैंने किंडर जॉय खाया, मुझे सैटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा जितना आपको मिला। दैट मींस इट इज अ सब्जेक्टिव फिनोमिना। ये सब्जेक्टिव है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वैरी करता है। एंड तीसरा, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई एग्जैक्ट यूनिट नहीं होती, हम उसे एक इमेजिनरी यूनिट में मेजर करते हैं जिसका नाम होता है यूटिल्स। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। और अगर कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, कोई स्टेट ऑफ माइंड है, तो स्टेट ऑफ माइंड को तो आप मेजर नहीं कर सकते। बट स्टिल अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसे एक इमेजिनरी यूनिट में मेजर करते हैं और उस इमेजिनरी यूनिट को कहा जाता है यूटिल्स। उसे बोला जाता है यूटिल्स। आ रही है बात समझ में? मेरे को लगता है ये चीजें क्लियर होंगी आपको। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। यूटिलिटी का मतलब सैटिस्फैक्शन जो आपको मिलता है। यूटिलिटी के 3 फीचर्स होते हैं। नंबर 1 साइकोलॉजिकल है, नंबर 2 सब्जेक्टिव है, एंड नंबर 3 एक इमेजिनरी यूनिट में मेजर होता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं यूटिल्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड टॉपिक हमारे सिलेबस में आ जाता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स। अब यूटिलिटी के टाइप्स मल्टीपल होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीयू के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल यूटिलिटी। अब देखो, यूटिलिटी तो आप समझ गए कि यूटिलिटी का मतलब होता है सैटिस्फैक्शन जो आपको किसी भी प्रोडक्ट के कंजम्पशन से मिलता है। अब वर्ड लग गया टोटल। टोटल का मतलब सारा। सपोज करते हैं आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने एक थाली ऑर्डर करी जिसमें 3 वेजिटेबल्स हैं और 1 चपाती है। ठीक है, आपकी स्क्वायर चपाती और 3 वेजिटेबल्स। आपने इन सब चीजों को कंज्यूम कर लिया,
एंड नाउ यू आर 100% सेटिस्फाइड, आपका पेट भर गया, विच मीन्स आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए। यानी कि आपको ये सारी चीजें कंज्यूम करने के बाद जितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, उस टोटल सेटिस्फैक्शन को हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। तो मैं क्या कह सकता हूं, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर कंज्यूमिंग द गिवन यूनिट्स। गिवन यूनिट्स मतलब जितने भी यूनिट्स आपके पास हैं, उन सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आपको जितना भी टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को हम लोग टोटल यूटिलिटी के नाम से जानेंगे। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया, टोटल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिला सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद जो आपके पास अवेलेबल है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक छोटा सा। सी, मान लेते हैं मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट में एक यूनिट प्रोडक्ट का खरीदा, मान लेते हैं एक पेन खरीदा, और उस पेन से मुझे यूटिलिटी मिली 6 यूटिल्स की। तो यही मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई, क्योंकि मेरे पास एक पेन था और एक पेन कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे 6 यूटिल्स का मिला। मैंने एक और पेन खरीदा, अब मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन 12 हो गया। मैंने एक और पेन खरीदा, मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन 18 हो गया। विच मीन्स व्हाट, द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर कंज्यूमिंग द गिवन यूनिट। जो भी यूनिट, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास है, उन सभी को कंज्यूम करने के बाद हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं TU, दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब दूसरा टाइप का जो यूटिलिटी हमारे सिलेबस में आता है, इसे हम लोग कहते हैं MU। MU स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। MU होती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर? तो देखिए, इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको मदद मिलेगी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल मींस एडिशनल। एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिला। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं मैंने 2 पेन कंज्यूम करे और मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने 3 पेन कंज्यूम करे, मुझे 28 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक एक्स्ट्रा पेन को कंज्यूम करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है? 8। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, इस एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर? एडिशनल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन obtained after consuming one more unit। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का एक और यूनिट कंज्यूम करते हो, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद आपको जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज देखें, तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू TUN -1, विच मीन्स कि प्रेजेंट वाले टोटल यूटिलिटी में से अगर पहले वाले टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दिया जाए, तो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा। कैसे होगा अभी हम इसको समझते हैं आराम से, ध्यान से देखिएगा सर। देखिए, मैं एक छोटा सा टेबल एज्यूम कर लेता हूं आपके लिए। यहां पे ये मेरे यूनिट्स हैं 1 2 3। ये मेरी टोटल यूटिलिटी है 10, 18 एंड 25। अब मुझे कैलकुलेट करना था मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान रखिएगा सर, फर्स्ट लेवल पे जो टोटल यूटिलिटी होगी वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। फर्स्ट लेवल पे जो टोटल यूटिलिटी होगी वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। उसके बाद टोटल यूटिलिटी अब मिली है 18, पहले थी 10, तो एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 8। टोटल यूटिलिटी अब मिली है 25, पहले थी 18, तो एक्स्ट्रा कितनी हो गई? 7। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आप देख रहे हो, इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट यू आर गेटिंग आफ्टर कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट यूनिट यूज करने के बाद, आपको कंज्यूम करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है सर, क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? पक्का?
अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फेज के बारे में, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसी रिलेशनशिप में हम लोग ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। द टॉपिक इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लेट अस अज्यूम द फर्स्ट रिलेशनशिप कैसे डिराइव हो सकता है यहां पर। पॉइंट नंबर 1, व्हेन टोटल यूटिलिटी राइजेस। मैंने कहा जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। अब जब मैं कहता हूं कि टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, तो टोटल यूटिलिटी के बढ़ने के दो फेजेस पॉसिबल हो सकते हैं। फेज नंबर 1, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। फेज नंबर 2, टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। ठीक है, मैंने यहां पे दो पॉसिबिलिटीज कर ली। पहला है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, और दूसरा है टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। इंक्रीजिंग मतलब तेजी से, धक 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 धक, और डिमिनिशिंग मतलब स्लोली, धीरे 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 बढ़ेगी दोनों केसेस में, लेकिन यहां पे तेजी से बढ़ेगी और यहां पे स्लोली बढ़ेगी। तो मैंने कहा टोटल यूटिलिटी अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, विच मींस मान लो पहले टोटल यूटिलिटी थी 10, अब हो गई 22, इंक्रीज हो रही है लेकिन ज्यादा इंक्रीज हो रही है। देखो, पहले 12 से इंक्रीज हुई, फिर 13 से इंक्रीज हुई, पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी राइज करेगी। तो रिलेशनशिप क्या बन गया कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी राइज करेगी। दूसरा, जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, डिमिनिशिंग रेट से मतलब धीरे धीरे, तो मान लो पहले टोटल यूटिलिटी थी 10, देन 18, देन 24। पहले कितने से इंक्रीज हुई? 8, फिर कितने से इंक्रीज हुई? 6, धीरे धीरे बढ़ी, स्लोली स्लोली। तो ऐसी सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो रिलेशनशिप नंबर 1 क्या हो गया? जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो दो केसेस बनाती है। पहला, या तो वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, दूसरा या फिर वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रिलेशनशिप की। दूसरा रिलेशनशिप आता है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब हमारी टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। नाउ व्हेन आई से कि टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो देखो कैसे होगी। ये मेरी टोटल यूटिलिटी है, ये मेरे यूनिट्स हैं। तो यूनिट्स हो गए 1 2 3 4 5, टोटल यूटिलिटी हो गई 6 10 12 12। अब मैंने 2 बार 12 क्यों लिखा सर? 2 बार 12 लिखने का मतलब है ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है जो मुझे मिल रहा है। इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने का ना तो कोई स्कोप है और ना ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहने की, मतलब ये मेरा मैक्सिमम लेवल हो गया। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? देखिए 0, 12 माइनस 12 0, यानी कि जिस पोजीशन पे भी हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, हमारा मार्जिनल सेटिस्फैक्शन अपने आप 0 हो जाएगा। 0 मतलब उससे ज्यादा अब हमें कोई भी एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला। ये हमारा हो गया दूसरा रिलेशनशिप। अब तीसरे रिलेशनशिप की बात करते हैं। तीसरा रिलेशनशिप सिंपल है, व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स। जब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, फिफ्थ लेवल पे मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया 10, 10 मतलब 12 से 10, 12 से 10 मतलब गिर गया। तो अगर मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन गिर रहा है बेटा जी, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई -2, यानी कि जब मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप गिर जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी गिरेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरने के बाद क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा तीसरा रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। पहला, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगी। तीसरा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। एंड आखिरी, जब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब इसी को अगर हम ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ विल बी लाइक दिस। टोटल यूटिलिटी जब ये मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी।
कुछ इस तरीके से आप टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बता सकते हो। यहां पे आ जाएंगे यूनिट्स कंज्यूम्ड और यहां पे आ जाएगा यूटिलिटी डिराइव्ड। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको इसे पढ़ना चाहिए। ये आपको काफी अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिला सकता है अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको अलग से वीडियो सेंड कर दूंगा। डन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ डीएमयू मुझे लगता है कि काफी रेलेवेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये डीएमयू है कैसा? देखिए, डी स्टैंड्स फॉर डिमिनिशिंग, डी स्टैंड्स फॉर डिमिनिशिंग, एम स्टैंड्स फॉर मार्जिनल एंड यू स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग, मार्जिनल, यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब गिरता है, मार्जिनल मतलब एडिशनल और यूटिलिटी मतलब सैटिस्फैक्शन। तो वी कैन सिंपली प्रिडिक्ट कि डिमिनिशिंग, मार्जिनल, यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी गिरता है, सैटिस्फैक्शन गिरता है, एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन गिरता है। अब इसके लिए टेक्निकल पॉइंट्स में जाते हैं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 1 जो हमें पढ़ना चाहिए, दैट इज, इसको कहा जाता है, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गॉसन लॉ। इस लॉ को गॉसन्स लॉ भी कहा जाता है। This law is also known as Gausson's law. Why this is known as Gausson's law? क्योंकि पहली बार दुनिया में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट प्रोफेसर गॉसन ने ही बताया था अपने कंसेप्ट, अपनी थ्योरीज में। ठीक है, तो जब पहली बार डीएमयू के बारे में बात हुई तो उनका जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो प्रोफेसर गॉसन को ही जाता है। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर प्रोफेसर गॉसन, इसको इलैबोरेट करा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो अगर आप हिस्ट्री वाइज देखो तो इस लॉ को प्रोपाउंड करने में 2 लोगों का अहम योगदान रहा है। एक प्रोफेसर गॉसन का, दैट्स व्हाई हम इसे गॉसन्स लॉ भी कहते हैं, और दूसरा अल्फ्रेड मार्शल का, जिन्होंने इस लॉ को प्रोपाउंड करा या इसकी डिटेलिंग बाद में इलैबोरेट करके दी। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है, द मोर वी हैव द लेस वी वांट। बड़ा खतरनाक सा लॉ है सर। किसी भी प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास होगी, हमें उसके एक्स्ट्रा क्वांटिटी की उतनी ही कम जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपका आज बर्थडे है और आपके पेरेंट्स ने आपको एक आईफोन 16 दिला दिया। अगले साल फिर आपका बर्थडे आया, आपके पेरेंट्स ने आपको फिर से आईफोन 16 दिला दिया। फिर अगले साल बर्थडे आया, फिर से आपके पेरेंट्स ने आपको आईफोन 16 दिला दिया। आप इरिटेट हो जाओगे, सर ये क्या चल रहा है? मींस बार बार लगातार हर बार एक ही प्रोडक्ट दिए जा रहे हो, इससे सैटिस्फैक्शन अब नहीं मिल रहा, या जितना पहली बार मिला था उतना नहीं मिल रहा। आपने से कभी किसी ने नोटिस करा होगा, जब आपने अपनी लाइफ की पहली स्कूटी चलाई होगी तो पहले दिन बहुत मजा आता है और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद बड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है कि रोज सेम स्कूटी, रोज सेम एनवायरमेंट हो रहा है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डीएमयू। द मोर वी हैव, किसी भी प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास होगी, उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी की उतनी ही कम जरूरत हमको पड़ेगी। तो यहां पे हम इस लॉ को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देन वी कैन सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? एज मोर एंड मोर, एज मोर एंड मोर units of a commodity is consumed, as more and more units of a commodity is consumed, the marginal utility derived from each successive unit tends to fall. Each successive unit tends to fall. क्या कह रहा है ये लॉ? कि जैसे जैसे आप एक ही प्रोडक्ट की सेम क्वांटिटी को बार बार लगातार कंज्यूम करते चले जाओगे, तो धीरे धीरे उस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो सैटिस्फैक्शन होगा, वो सैटिस्फैक्शन फॉल करता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आपको उस प्रोडक्ट से कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, रादर आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज में एक बहुत ही नॉर्मल और रेगुलर ब्रेकफास्ट होता है आलू के पराठे,
या प्याज के पराठे या गोभी के पराठे, अगर आपको रोज लगातार एवरीडे सेम पराठे ऑफर करे जाते हैं तो धीरे 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 उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आप उस प्रोडक्ट से इरिटेट हो जाते हो। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कह रहा है, जैसे जैसे सेम प्रोडक्ट बार बार लगातार कंज्यूम करते चले जाएंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा सर, ध्यान रखना। आपकी नजर चली गई होगी नहीं यार ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देयर आर सम अजम्पशंस जो इस लॉ को वैलिडेट करता है और वो अजम्पशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अजम्पशन नंबर 1, सबसे पहला अजम्पशन जो इस लॉ को वैलिडेट करता है, रेगुलर कंजम्पशन शुड टेक प्लेस। रेगुलर और आई वुड से कंटिन्यूअस कंजम्पशन शुड टेक प्लेस। यानी कि ऐसा ना हो सर कि आज आपने एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया और दूसरा यूनिट कंज्यूम करोगे अगले साल। रेगुलर या कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, एक के बाद एक। आज पराठे, कल पराठे, नेक्स्ट डे पराठे, आज आइसक्रीम, लंच में आइसक्रीम, डिनर में आइसक्रीम, या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो प्रोडक्ट है सेम आपको लंच में मिलेगा, सेम आपको डिनर में मिलेगा। अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन होता है तभी ये लॉ एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन नहीं होगा तो ये लॉ एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। नंबर 2, जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो इट शुड बी होमोजेनस। ना होमोजेनस का मतलब क्या होता है बॉस? आइडेंटिकल। होमोजेनस का मतलब क्या होता है सर? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? शेप, साइज, कलर, फीचर्स, हर चीज में एक जैसा। अब ऐसा ना हो कि आपने पहली आइसक्रीम खाई बटर स्कॉच, दूसरी आइसक्रीम खाई वनीला, तीसरी आइसक्रीम खाई स्ट्रॉबेरी। अरे सर यहां पे तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना। आपका प्रोडक्ट अगर होमोजेनस है तभी तो बोर्डम आएगा, अगर प्रोडक्ट होमोजेनस नहीं है तो बोर्डम कैसे आएगा? एंड नंबर 3, तीसरा असम्पशन, सेम क्वांटिटी शुड बी कंज्यूम्ड। ऐसा ना हो कि आपने पहली बार में तो लिए 2 स्कूप आइसक्रीम के, दूसरी बार में लिए 1 चम्मच आइसक्रीम, क्वांटिटी बदल दी, सेटिस्फैक्शन बदल जाएगा। तो ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आपकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए जैसे प्रीवियस यूनिट पे थी। अगर ऐसा होता है तो ये लॉ एप्लीकेबल है, वरना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं रहने वाला। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से अजम्पशंस वाला पोर्शन आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इसका स्केड्यूल और ग्राफ का। तो स्केड्यूल में मान लेते हैं कि मैंने यूनिट्स कंज्यूम करे 1, 2, 3, 4 एंड 5। मुझे मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई 25, 20, 15, 10 और 5। और अगर मैं इसका कर्व बना लूं तो कर्व विल बी लाइक दिस। धीरे 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 मेरी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली गई, यानी कि फॉलिंग कर्व बनेगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ा, यहां पे यूनिट कंज्यूम्ड है, वैसे वैसे मेरे प्रोडक्ट की यूटिलिटी गिरती चली गई। एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? द मोर वी हैव द लेस वी वांट ऑफ इट, बट कंटिन्यूअस कंजम्पशन, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए और सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब प्रॉब्लम ये है ना कि इस लॉ के एप्लीकेशन पे कुछ एक्सेप्शंस के बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल होता ही नहीं है। आप अजम्पशंस लो ना लो, इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी 0 हो जाती है। उसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ। क्या है वो एक्सेप्शंस? नंबर 1, इन केस ऑफ कैश और गोल्ड, यानी कि मैं कह सकता हूं मनी और ज्वेलरी या फिर वेल्थ, यहां पर यह एप्लीकेबल नहीं है। पैसा तो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। कभी भी कोई इंसान ये नहीं कहेगा मेरे पास यार बहुत पैसा है, मेरे को और नहीं चाहिए, मैं पैसे से बोर हो गया। बिकॉज द मोर वी हैव, हमें और चाहिए, ये हमें कम नहीं चाहिए, हमें और चाहिए। तो पैसे और गोल्ड के केस में ये लॉ एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। नंबर 2, अगर आप किसी प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो, यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की हैबिट है, आपको किंडर जॉय पसंद है, आप दिन रात किंडर जॉय खाते हो, या फिर आप एडिक्टेड हो, लाइक सपोज करते हैं कोई चेन स्मोकर है, या फिर कोई अल्कोहलिक है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे कोई प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा एडिक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड तीसरा एंड आखिरी जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन आ जाता है, दैट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द माइजर्स। माइजर्स कौन होते हैं बॉस? कंजूस। जो लोग बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, उस सिचुएशन में भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता।
क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? क्योंकि उनको और प्रोडक्ट मिलता है तो वो अपने आप को ज्यादा सैटिस्फाइड फील करते हैं, वहां पर भी ये लॉ की एप्लीकेबिलिटी जीरो हो जाती है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात करी कंज्यूमर कौन होता है, यूटिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी क्या होती है, टीयू और एमयू का रिलेशनशिप क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, उसके एक्सेप्शंस क्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, पेज को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करो सो दैट जिसको भी इसकी जरूरत है वो इसको यूटिलाइज कर सके। फॉर योर मोर डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। टिल देन सी यू।